ओके, आज वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर। एक जना कंफर्म करो, आपको वॉइस सुनाई पड़ रही है बेटा? यस सर। ओके बेटा, वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा स्टार्ट किया था, फिर बात बन नहीं पाई। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक स्केलर जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, एक वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। वेक्टर जैसे ये ए टू बी एरो लगा दें ऐसा, तो ये वेक्टर बन जाता है। वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन टुवार्ड्स बी, और लिखते हैं ऐसे ए बी के ऊपर ना एरो लगा देते हैं, तो इसको वेक्टर ए बी कहते हैं, वेक्टर ए बी बोलते हैं। जो वेक्टर वर्ड डाल दिया तो ये एरो लगाने की जरूरत नहीं है। और इस वेक्टर ए बी में दो चीजें होती हैं, एक तो इसकी लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, तो लेंथ को मॉड ए बी से डिनोट कर देते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, ये लेंथ हो गई। और डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन शो करने के लिए जो ए बी है ना, ए बी, इसके ऊपर ये कैप जैसी लगा देते हैं, इसे यूनिट वेक्टर ए बी कहते हैं। यूनिट वेक्टर मीन्स प्योर डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर मीन्स प्योरली ए डायरेक्शन। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये क्या है? प्योर डायरेक्शन, इसको वेक्टर ए बी कहते हैं। तो लेंथ ए बी, अच्छा ये जो लेंथ ए बी है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी को सिंपली ए बी भी कहते हैं, सिंपली ए बी। और यूनिट वेक्टर ए बी ऐसे ये डायरेक्शन बना दी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। बोलने में प्लस होता है, राइटिंग में ना इनटू होता है। बोलेंगे ना तो वेक्टर ए बी क्या है? स्केलर, दैट इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। पर जब भी हम लोग लिखते हैं तो मॉड ए बी इनटू डायरेक्शन लिखते हैं, ए बी इनटू डायरेक्शन लिखते हैं। राइटिंग में इनटू ही आता है, बोलने में हमेशा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आता है, प्लस डायरेक्शन जनरली बोल देते हैं। अब जो अपने वेक्टर्स हैं इनको जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल से भी कर देते हैं, स्मॉल से भी कर देते हैं। जैसे ये वेक्टर ए बी है, तो आप चाहें तो इसे वेक्टर ए भी बोल सकते हैं, ए और ऊपर ऐसा साइन लगा दो वेक्टर ए। और मैंने बताया कोई भी वेक्टर ए किसके इक्वल होता है? इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए और इसकी डायरेक्शन, ए के ऊपर कैप लगा दो तो ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होता, 1 होता है। और रिमेनिंग जो मैग्नीट्यूड ए का है वो इसमें है, इसकी वजह से इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए को ए लिख देते हैं और ए कैप आप ऐसे कॉपी कर दो, ए कैप हो गया। तो जब आपने वेक्टर ए को लिख दिया ए कैप, तो जो ए कैप की वैल्यू निकाल सकते हो। ए का डिवीजन अलाउड है, किसी भी वेक्टर का डिवीजन अलाउड नहीं है, लेकिन स्केलर का डिवीजन कर सकते हैं। तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए इज यूनिट वेक्टर ए। ये देखो, इसको ऑब्जर्व करो, इसको याद करो। क्या? एनी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवीजन कर दोगे तो उस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, एंड मैग्नीट्यूड 1। 0 मैग्नीट्यूड नहीं होता, 1 होता है, लेकिन इसका मतलब ये डायरेक्शन है। तो एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। कोई डाउट इस बीच में हुआ हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने स्टार्ट की वेक्टर अलजेब्रे की।
यूनिट वेक्टर हमेशा ऐसे मिलेगा कि वेक्टर ए और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मॉड निकालना सिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, और फिर यूनिट वेक्टर निकालना सीख जाओगे। तो ये है सेकंड कंसेप्ट, ए टू बी। अगर आप ए टू बी को प्लस ए बोलते हो, सपोज करो ए टू बी डिनोटेड बाय वेक्टर ए, तो बी टू ए डिनोट करोगे माइनस ए से। ए टू बी प्लस ए मतलब वेक्टर ए बी। अगर ये प्लस ए है तो और आप बी ए लिखना चाहते हो तो बी ए विल बी माइनस ऑफ ए बी। ये डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन की तरह याद कर लें कि डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो वो नेगेटिव से डिनोट करते हैं, नोटेशन है ये। माइनस ए बी का मतलब माइनस वेक्टर ए। दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ नेगेटिव ऑफ वेक्टर। इसमें हमने नेगेटिव ऑफ वेक्टर बताने की कोशिश की। ए बी की वैल्यू प्लस ए तो बी ए की वैल्यू माइनस ए होगी, ठीक है। ए बी और बी ए एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जीरो और नल वेक्टर, क्योंकि अब आप नेगेटिव ऑफ वेक्टर जान चुके हैं। वेक्टर ए में जब माइनस ए ऐड करोगे तो टू वेक्टर्स को ऐड करने से आंसर भी वेक्टर आता है, स्केलर आंसर नहीं आएगा, तो उसमें वेक्टर जीरो लगा देते हैं। इसी को जीरो वेक्टर कहते हैं कि ए वेक्टर एडेड विद नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ गिव्स जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसकी डायरेक्शन वो होती है जो ए की डायरेक्शन है, मतलब आर्बिट्रेरी डायरेक्शन भी कह सकते हैं। वैसे ए की जिन वेक्टर्स को ऐड किया ये उन्हीं की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे इसमें आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो। यूनिट वेक्टर मैंने पहले ही समझा दिया। यूनिट वेक्टर ऐसे ए कैप, ये वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन एंड नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड दैट इज 1, जीरो नहीं होता। अच्छा, फिर लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, ये हमारे पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। यहाँ नीचे लिखा है डी नंबर में ना, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हमारे पैरेलल भी होते हैं और पैरेलल को ही कोलिनियर कहते हैं। वेक्टर अलजेब्रे में कोलिनियर और पैरेलल की सेम कंडीशन है। वैसे तो कोलिनियर का मतलब सेम लाइन में हो, पैरेलल का मतलब जो पैरेलल हो। तो ये वर्ड वैसे अलग अलग है पर इनकी कंडीशन वेक्टर अलजेब्रे में सेम होती है। तो जैसे ये और ये वेक्टर, ये कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। वेक्टर बी और वेक्टर ए आपस में पैरेलल है, या इन्हीं को कोलिनियर भी बोलते हैं। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये कोलिनियर हैं, ये कोलिनियर, ये पैरेलल। लेकिन वेक्टर अलजेब्रे में इन दोनों की कंडीशन सेम होती है। कंडीशन ये होती है वेक्टर ए इज कांस्टेंट टाइम्स वेक्टर बी। ये कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म है, आप अभी से याद कर सकते हैं। ए इक्वल टू लेमडा बी का मतलब है कि वेक्टर्स आर पैरेलल। तो यह कोलिनियर, दोनों की सेम कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर कोलिनियर और पैरेलल में कोई फर्क नहीं होता। अब ये पैरेलल दो तरह के होते हैं, लाइक एंड अनलाइक। लाइक वेक्टर वो जो जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ये जो बताए ये लाइक पैरेलल है इधर वाली, ठीक है। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये होते हैं लाइक पैरेलल। अब रही बात अनलाइक पैरेलल। अनलाइक पैरेलल जिनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, पैरेलल तो हो पर डायरेक्शन रिवर्स हो ऐसी, तो इनको अनलाइक पैरेलल कहते हैं या अनलाइक वेक्टर बोल देते हैं। तो इस स्लाइड में कोई डाउट हुआ हो यहां से लेकर के तो आप पूछ सकते हो। मैंने एक्सप्लेन किया और फास्ट, अच्छी एक्सप्लेनेशन है, फास्ट फिर भी पूरा फुल एक्सप्लेन किया।
ए इक्वल टू लेमडा भी याद करने की चीज है, दिस इज कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। ये याद करने वाला, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ए बाय मॉड ई, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स अभी बता के हटा हूं, इसमें भी देख सकते हो आप लाइक पैरेलल ये वेक्टर्स हैं। देखो ए और बी की डायरेक्शन सेम है, तो ए इक्वल टू लेमडा बी होता है इसका कंडीशन, लेकिन इसमें ना लाइक पैरेलल में लेमडा हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ए विल बी डबल ऑफ बी या ए विल बी 9 टाइम्स बी। जो लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वेक्टर्स लाइक पैरेलल हैं, और इनकी कंडीशन यहां लिख रखी है हमने, ए इज लेमडा बी, लेमडा मस्ट बी पॉजिटिव फॉर लाइक पैरेलल वेक्टर्स। अब आपको अनलाइक पैरेलल बताते हैं, और लाइक पैरेलल होते हैं, अनलाइक दोनों को पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स वो लाइक पैरेलल भी हो सकते हैं इस कैटेगरी के, और वो अनलाइक पैरेलल हो सकते हैं। देखो दूसरे नंबर पे ये दूसरी कैटेगरी के, ये देखिए अनलाइक पैरेलल, एक की डायरेक्शन इधर को इंडिकेट की है और एक की डायरेक्शन हमने इधर को इंडिकेट किया। ये कैसे वेक्टर्स हैं? अनलाइक। तो a इक्वल टू लेमडा बी इसमें भी होता है, वेक्टर a इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, लेकिन लेमडा इसमें नेगेटिव होगा, इसमें लेमडा पॉजिटिव नहीं होता। इसमें क्या होगा? वेक्टर a इक्वल टू -2 भी होगा, ऐसे a इक्वल टू -5 भी होगा, वो नेगेटिव जरूर लगेगा, लेमडा विल बी नेगेटिव। इन्हें कहते हैं अनलाइक पैरेलल। लेकिन a इक्वल टू लेमडा बी ये पैरेलल की कंडीशन है, लेमडा पॉजिटिव तो लाइक पैरेलल, लेमडा नेगेटिव तो अनलाइक पैरेलल, और लेमडा का पता ना हो आपको तो a इक्वल टू लेमडा बी फिर भी है आपके पास, पैरेलल का है। ये लाइक अनलाइक दोनों का है। अनलाइक का तब होगा जो लेमडा पॉजिटिव, अनलाइक का लेमडा नेगेटिव, और कुछ पता ही नहीं है। पैरेलल पता है अकेला, बट पैरेलल पता है कि वेक्टर्स आर पैरेलल, तो a इक्वल टू लेमडा भी कर दो बस। कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, सभी वेक्टर्स फ्लोर के ऊपर हों तो कैसे होंगे? कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का ये जरूरी नहीं होता कि दे शुड बी कंकरेंट आल्सो। ये कैसे? ए बी सी कैसे है? कंकरेंट वेक्टर्स। कंकरेंट मींस दे पास थ्रू वन पॉइंट। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ए बी सी, इन दिस फिगर these vectors are coplanar, of course प्लेन में है, सेम फ्लोर के ऊपर है, लेकिन ये कंकरेंट भी हैं, कंकरेंट भी हैं एंड कोप्लेनर भी है। कोप्लेनर, ये प्लेनर की स्पेलिंग ना AR होती है। अच्छा, जनरली हम लोग कभी कभी ER लिख डालते हैं, क्योंकि प्लेन की स्पेलिंग जो है वो PLANE है, लेकिन प्लेनर की स्पेलिंग में AR है। ओके, तो ABC आर कंकरेंट एंड कोप्लेनर। लेकिन अगर उस ABC में इस वेक्टर R को शामिल कर दें तो ये दूसरा रिमार्क, ABC वेक्टर R आर नॉट कंकरेंट, क्योंकि वेक्टर R अलग है, दे आर नॉट कंकरेंट। 3 of them are concurrent but 4th is different, तो नॉट कंकरेंट बट स्टिल दे आर कोप्लेनर। लेकिन कोप्लेनर ये फिर भी है, चारों वेक्टर कोप्लेनर है, क्योंकि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सारे के सारे फ्लोर पर बने हुए, टेबल के ऊपर बने हुए, पेपर के ऊपर बने हुए, कोई भी वेक्टर दूसरी डायरेक्शन, मतलब इस तरह की डायरेक्शन में नहीं है। ये वेक्टर होगा ना, जो ये पेन हमने इस तरह से होल्ड किया हुआ है, तो ये जो पेन है ये कोप्लेनर नहीं है, ये उनसे अलग है। ये पेन जब इस तरह से होगा तो कोप्लेनर हो गया, लेकिन इस तरह से अगर है तो ये सेम प्लेन में लाई नहीं करता। कोप्लेनर का मतलब है वेक्टर शुड लाई इन द सेम प्लेन। अब नेक्स्ट थोड़ी बहुत और कंसेप्ट, इक्वल वेक्टर्स।
ये वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जैसे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। कभी भी आप बोलोगे टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो हम बोलेंगे कि ठीक है इक्वल तो हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। इक्वल वेक्टर का मतलब है दे शुड हैव सेम लेंथ। अच्छा, मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल एंड दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी सेम होना चाहिए। इसका ये मीनिंग है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसको यूं भी कह सकते हो, मॉड ए को ए बोल देते हैं, मॉड बी को बी बोलते हैं। ए इक्वल टू बी होना चाहिए। और दूसरी चीज, वेक्टर ए वेक्टर बी लाइक पैरेलल होने चाहिए। ये लाइक वर्ड में पैरेलल के ऊपर लिख देता हूं, दे शुड बी लाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल और मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो वेक्टर्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब आ गया को इनिशियल वेक्टर्स, यही वो थे कंकरेंट वेक्टर्स। को इनिशियल या इन्हीं को कंकरेंट बोल सकते हो। कंकरेंट, जो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ओ से इधर को एक वेक्टर ओ ए, इधर को ओ बी, इधर को ओ सी, तो ये आई वेक्टर रख लो, यूनिट वेक्टर आई कह दो। ये बड़े स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर जे बोल दो ऐसे, इधर वाले को यूनिट वेक्टर के बोल दो। तो ये क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं है, कोई और वेक्टर भी हो सकते हैं को इनिशियल के लिए। ये हमने एक फिगर बना दी, ये एक्चुअली एक्स एक्सेज ओरिजिन, वाई एक्सेज जेड एक्सेज बना दी हमने। ओके, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर आप लर्न कर चुके हो। वो वेक्टर ए होता है तो उसका नेगेटिव को माइनस ए कहते हैं, आंसर वेक्टर 0 आता है। को प्लेनर वेक्टर जान चुके हो, वो वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करें, सेम फ्लोर पर लाई करें, सेम पेपर के ऊपर लाई करें, तो ये को प्लेनर वेक्टर्स हैं। कोई उनमें से तो एक दो कट भी कर सकते हैं और कोई कट नहीं भी कर सकता है, तो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। दे लाई इन द सेम प्लेन। कोई डाउट बेटे? सर को इनिशियल वेक्टर से और बार बता दीजिए। को इनिशियल वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से पास हों। जैसे कि ये ओ पॉइंट है, कोई भी पॉइंट रख लो, इधर की तरफ वेक्टर पी गया ओ से, फिर इधर की तरफ वेक्टर क्यों चला गया ओ से दूर, तो ये को इनिशियल हो गए। जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो वो को इनिशियल हो गए। ठीक है बेटा? ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके, तो आगे चलते हैं बेटे। सम ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको सम ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। और ए प्लस बी, बी प्लस ए इक्वल होता है। इसका छोटा सा वैसे तो प्रूफ भी होता है, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल। पैरेललोग्राम से मैं ऐसे बता देता हूं, प्रूफ जरूरी नहीं है, अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, फिर टाइम बचने पर ना बाद में आप प्रूफ जो भी पूछोगे सारे प्रूफ बता दूंगा मैं। अभी तो थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ध्यान रखना होता है, अनड्यू चीजें अवॉइड कर देते हैं। ये वेक्टर ए ले लेते हैं और ये वेक्टर बी ले लेते हैं पैरेललोग्राम में। तो ये जो डायगोनल है ना ओ बी, वो है ओ ए प्लस ए बी। डायगोनल ओ बी क्या है? ओ ए प्लस ए बी, तो वो ए प्लस बी हो गया। मैं एक सेकंड, मैं एक दूसरी शीट पर थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो ये जब ड्रा कर ही दिया तो इसे में इस फिगर में ना वेक्टर ओ बी लिखिए, तो वेक्टर ओ बी हो गया ओ टू ए प्लस ए टू बी। ऐसे वेक्टर ऐड किया जाता है, ओ टू ए प्लस ए टू बी इज इक्वल टू ओ टू बी, क्योंकि इनकी लेंथ में फर्क है। ओ बी नॉट इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी इन लेंथ। लेंथ में तो ओ बी लेस पड़ जाएगा, ओ ए प्लस ए बी ज्यादा पड़ जाएगा, लेंथ में इक्वल नहीं है।
लेकिन अगर वेक्टर की बात करें तो ओ टू बी को बोलते हैं ओ टू ए प्लस ए टू बी, देन इट इज ओ टू बी। अच्छा, ओ ए की वैल्यू आपने ली वेक्टर ए बी की वैल्यू ले ली वेक्टर बी। इसी वेक्टर ओ बी को एक और तरीके से लिख सकते हो, ओ सी प्लस सी बी। अब ये जो ओ सी है ना, ओ सी वो वेक्टर बी है। क्यों? क्योंकि पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर्स ओ सी और ए बी का डायरेक्शन सेम है और लेंथ भी सेम है। लेंथ और डायरेक्शन सेम हो तो वेक्टर्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये ओ सी है ना, वो वेक्टर बी है। इसी तरह सी बी वेक्टर ए है पैरेललोग्राम की वजह से। तो वेक्टर ओ बी ए प्लस बी भी है और वही वेक्टर ओ बी प्लस ए बी है। तो इनको दोनों को अगर कंपेयर कर दें तो कम्यूटेटिव लॉ आ जाता है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। हाँ, प्रूफ एग्जाम्स में नहीं आते, फिर भी इससे थोड़ा आपको आइडिया लगा कि वेक्टर ऐड कैसे करते हैं, वो चीज का पता लगा आपको, इसलिए थोड़ा फायदा हुआ, ऐसी बात नहीं। ठीक है, ओके। इसी तरह ये दूसरा बी नंबर पे जो दिखता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज नॉन एज एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ है। हाँ जी, ये इसका भी इसी तरह से इसका प्रूफ भी दिया जा सकता है। मुझे लगता है अभी इसमें टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है ज़्यादा, और जब टाइम मिलेगा तो प्रूफ्स बताऊंगा फिर एक्स्ट्रा जब रिवीजन होगी, आप इंटरेस्ट लोगे तो प्रूफ भी बता देंगे बाद में। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, मतलब ए बी टुगेदर ऐड कर दो, बाद में सी ऐड कर दो, या बी सी टुगेदर पहले ऐड कर दो, ए बाद में ऐड कर दो, और किसी भी ऑर्डर में कर दो, ए को उधर भी, कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है ना। तो बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी में प्रॉब्लम कोई नहीं है। इसके बाद एक कंसेप्ट आती है पोजीशन वेक्टर की, बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओ इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। ये ओ है ना, इनिशियल पॉइंट, या इसे ओरिजिन ऑफ रेफरेंस भी कह देते हैं। ओरिजिन है, इनिशियल पॉइंट। अब सपोज करो ओ से ए की तरफ ये वेक्टर की डायरेक्शन, ओ ए वेक्टर ए ले लिया आपने, ओ ए इज टेकन एज वेक्टर ए। तो ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट को वेक्टर ए से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए पॉइंट ए का, वेक्टर ए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, इसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये ओ फॉर ओरिजिन, ओ ए इज प्लस ए। इन दिस सिचुएशन वेक्टर ए, जो कि वेक्टर ओ ए है, बिल्कुल है, इसी वेक्टर ओ ए को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। फुल स्पेलिंग ऊपर लिखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। तो वेक्टर ए को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट वेक्टर, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स कोमा वाई होता है ना, वही है ये वेक्टर ए, पोजीशन है ये है कोऑर्डिनेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। इसको कोऑर्डिनेट वेक्टर भी कह सकते हैं। वैसे मोस्टली पोजीशन वेक्टर बोलते हैं लोग, लेकिन ये कोऑर्डिनेट वेक्टर बिल्कुल होता है ए का, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? पॉइंट। पोजीशन वेक्टर पॉइंट से एसोसिएटेड होता है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। हालांकि उसका सिग्निफिकेंस ये लेंथ वाला भी है, लेकिन अगर हम ये सारा ना लिखें, केवल बोले ए का पोजीशन वेक्टर ए, तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यस पॉइंट ए इज वेक्टर ए, पॉइंट बी इज वेक्टर बी। तो ये पोजीशन वेक्टर की कंसेप्ट थोड़ी और समझाता हूं। इसमें पहले तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ नहीं होगी तो फिर हम अपनी तरफ से
बता देंगे, यहाँ लिखी है थोड़ी सी। एक पोजीशन वेक्टर की फर्दर कंसेप्ट, वो तो इधर अलग ही बनानी पड़ेगी, उस फिगर से काम आपका ज्यादा नहीं चल पाएगा। जैसे ये O फॉर ओरिजिन ऑफ रेफरेंस, और आपको हमने ये OA दे दिया वेक्टर A, OA वेक्टर A दे दिया। अगर OA वेक्टर A है तो A की पोजीशन क्या हो गई, वेक्टर A अपने आप हो गई, O के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू इज वेक्टर A। अब मान लो हमने आपको ये O भी दे दिया वेक्टर B, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू O इज वेक्टर B। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट हो गया B, ये भी कोऑर्डिनेट हो गया। अब इस पोजीशन में सपोज करो आपको वेक्टर ए बी निकालना पड़े, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें वेक्टर ए बी निकालना पड़ता है सेवरल टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। तो वेक्टर ए बी निकालना है, और ये रिमेनिंग सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। रिमेनिंग क्या है, गिवन, सब कुछ दिया हुआ है, वही एक ए बी निकालना है, गिवन। तो वेक्टर ए बी कैन बी फाउंड एज फॉलोज, ए टू बी। तो बाय डेफिनेशन वी कैन राइट ए टू ओ प्लस ओ टू बी। ए टू ओ पहुंचे, फिर ओ से बी पे पहुंचे, इसी को वेक्टर ए बी कहते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर एडिशन इसी तरह किया जाता है। अब ए टू ओ ये माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ओ टू ए प्लस ए लेना पड़ा था आपको। क्यों लेना पड़ा था, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखना होता है हमें। ओ ए इज ए, ओ बी इज बी, ओ सी इज सी, सारे ऑल आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ए ओ की वैल्यू माइनस ए हो गई फिर तो, और ओ बी की वैल्यू प्लस बी, तब जाके ये बन गया बी माइनस ए। व्हाट इज दिस बी, बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। आपके सामने है, देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस। सर हम लोगों ने ये ए ओ हमने माइनस ए वेक्टर इसलिए लिया है ना, क्योंकि इसमें जैसे डायरेक्शन ओ टू ए है, तो हमने ए टू ओ लिए, इसलिए हमने माइनस लगाया है ना। हाँ हाँ जी बेटा, ओके सर। ओ ए की वैल्यू प्लस है तो ए ओ की वैल्यू माइनस है, और ओ ए प्लस लेना आपकी मजबूरी थी, क्योंकि यू हैव टू टेक द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। डायरेक्शन मस्ट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिजिन ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन से दूर जानी चाहिए डायरेक्शन। तो इसलिए ओ ए को ए लेना तो आपकी मन, नहीं तो कंसेप्ट में गड़बड़ी हो जाएगी। तो जब ओ ए को प्लस ए ले लिया तो ए ओ डायरेक्शन हो गई अपोजिट, तो वो फिर माइनस ए हो गया। और ओ बी की डायरेक्शन सेम है, ओ टू बी, तो वो प्लस बी रख लिया। बी माइनस ए लिखा जब, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस वेक्टर ए का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और आपका एक एक्सीलेंट फार्मूला इस चक्कर में तैयार हो गया, सब लोग याद कर लो। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। और वेक्टर अलजेब्रा सारे साइंस में यूज होता है, ठीक है। कंप्लीट साइंस में वेक्टर अलजेब्रा ये +1 से बच्चे यूज करने लगते हैं, जो साइंस के बच्चे हैं +1 से, जो कोर्स में हमारे में यहाँ +2 में है, और इसको यूज करने लग, साइंस पहले यूज करने लगती है, मजबूर है साइंस, ठीक है। तो ये काफी पावरफुल कंसेप्ट होती है, सारे साइंस इसके बिना चलती नहीं है। और 3 डायमेंशनल तक, 3D तक ये वेक्टर्स हैं, और 4D ऑनवर्ड्स इन्हीं को टेंसर्स कहते हैं। जो अब अभी आप क्या लर्न कर रहे हो, वेक्टर अलजेब्रा लर्न कर रहे हो, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। जब आप नेक्स्ट क्लासेज में जाएंगे, हायर क्लासेज में, तब आप इसका ना डिफरेंशिएशन सीखोगे, उसे कहते हैं वेक्टर कैलकुलस। और ये डिफरेंशिएशन साइंस में सीखोगे और मैथ्स में सीखोगे, दोनों में है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना,
और इसका बहुत होता है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ऐसे टर्म्स होते हैं, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, तो ग्रीन्स थ्योरम, ऐसे काफी बड़ी वो है वेक्टर कैलकुलस, वो आप हायर क्लासेज में लर्न करोगे। अभी आप ये कर रहे हो वेक्टर अलजेब्रा, इसके बाद और हायर जब जाओगे तब आप सीखोगे टेंसर अलजेब्रा। टेंसर अलजेब्रा और फिर टेंसर की भी अपनी कैलकुलस है, टेंसर कैलकुलस। तो ये टेंसर कुछ खास नहीं है, वेक्टर्स इन 4 डायमेंशनल और मोर डायमेंशनल आर कॉल्ड टेंसर्स, मतलब कि 4 और मोर डायमेंशनल वेक्टर्स। 3D तक तो आप ही सीखोगे वेक्टर अलजेब्रा, मैं सिखाऊंगा यहाँ 3D तक हमारे कोर्स में IJK तक। तो लेकिन 4D और 5D 6D ऐसे ना, तो 4 और मोर डायमेंशनल वेक्टर इज कॉल्ड टेंसर। तो ये जो टेंसर अलजेब्रा ये तो बहुत पावरफुल है, यही तो है जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इसी टेंसर अलजेब्रे के सहारे आइंस्टाइन ने स्टडी किया और आइंस्टाइन फेमस हो गए। ठीक है, ये काफी टफ थ्योरी होती है टेंसर अलजेब्रे की। ठीक है, हम आपको आगे ले, मैंने थोड़ा सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश की कि वेक्टर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज यूज्ड इन होल ऑफ द फिजिक्स। सर बेटा, सर ऊपर जो आपने फिगर बनाई है, हाँ जी, सर उसको अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0,b लिखेंगे, जैसे जो OB लिखा जाए। इसे हाँ सर। इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में अभी क्यों लिखाई दे रहे हो आप? वैसे इस तरह का लिखते हैं, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा होता है, B1I ये एक्स एक्सिस हो गई, प्लस B2J ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, प्लस B3K ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। फिर ये ना B1, B2, B3 फॉर्म में लिखते हैं, 0B नहीं लिखते। वो वेक्टर भी अकेला ही, वो वेक्टर भी अकेला ही कोऑर्डिनेट है, अकेला अलोन। ये B, 0 या 0, B नहीं लिखोगे, वो अकेला ही 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है। देखो ना, B का मतलब है B1, B2, B3, A का मतलब है इसी तरह A1, A2, A3। मैं उस कंसेप्ट पर अभी आ रहा हूं, ठीक है। पर वेक्टर भी अकेला ही एनफ है। देखो आपने ना कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था लास्ट ईयर, तो Z इज x प्लस आयोटा बाई, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x, y कहते हैं। अगर हम ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएं तो O से लेकर के, तो एक मिनट, x, y प्लॉट कर लो। O से लेकर A तक जाइए x, A से लेकर B तक जाइए आप, तो y हो गया। तो x, y यहाँ पे प्लॉट हो गया, प्लॉट हो गया। O से A तक x गए और यहाँ y गए। तो ये जो B पॉइंट है जिसे x बाई कहते हैं, यही एक्चुअली x प्लस आयोटा बाई पॉइंट है। इसमें x प्लस आई बाई 0 नहीं लिखते ना, यही एक्चुअली Z पॉइंट है, Z, 0 नहीं लिखते। B पॉइंट इज Z, और वहां पर इस Z को अफिक्स ऑफ B कहते हैं, अफिक्स ऑफ B कहते हैं। और इस Z के अगर कोऑर्डिनेट्स में जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो x, y है, और Z में जाओगे तो ये अफिक्स ऑफ B है, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर में अफिक्स कहते हैं। उसी को वेक्टर अलजेब्रे में पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसे अफिक्स कहते हैं उसी को यहाँ पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और 3D में इसी को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। 3D और 2D में इसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो कंक्लूजन ये निकला कि जिसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। उसी को अफिक्स ऑफ ए कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ठीक है। और उसमें फिर जो अफिक्स है उसमें z, 0 नहीं करते, यहाँ वेक्टर b, 0 ना करके ये होता है। ये अभी मैं आ रहा हूं इस पॉइंट पर। अच्छा, यस सर।
और कोई डाउट पूछो, बताऊंगा। ओके, तो ये तो स्लाइड डी वाली ये फिनिश हो गई है। अच्छा, अब आया सेक्शन फार्मूला। तो इसमें अपने वेक्टर अलजेब्रा में सेक्शन फार्मूला भी होता है। जैसे ए का पोजीशन वेक्टर है, अब हम लोगों को बार बार ओरिजिन ओ लिखना जरूरी नहीं है। पता नहीं ओ कहीं होगा, यहाँ होगा, ओ से लेकर ए तक ये वेक्टर ए है, ओ बोलना जरूरी नहीं है बार बार। ओ से लेकर बी तक ये वेक्टर बी रहा होगा, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है राइटिंग की, समझिए। हाँ, बिल्कुल जरूरत। ओ अब से आगे ओ इमरजेंसी में लिखेंगे, ओ घड़ी घड़ी बार बार लिखना जरूरी नहीं होता। आप ए का पोजीशन ले लीजिए वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, और ओ से कोई मतलब नहीं। सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ m/n। तो सी का जो ये कोऑर्डिनेट वेक्टर सी है, दिस कैन बी फाउंड बाय सेक्शन फार्मूला। वो क्या है, इसकी वैल्यू ऐसे m टाइम्स बी, याद करो, m टाइम्स वेक्टर बी प्लस n टाइम्स वेक्टर ए अपॉन m प्लस n। बस इतना ही लिखना है, वो कॉमा जीरो कुछ भी नहीं लिखना। ये अकेला ही बहुत है। ये अकेला ना 3 कोऑर्डिनेट जनरेट करेगा, बाद में आप देखना 3D के, अभी तो 3D भी कोर्स में है ना आपके, तो ये 3 कोऑर्डिनेट जनरेट कर देगा। ये अकेला 3, 4, 5 कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है। 3 कोऑर्डिनेट के तो इक्वल बिल्कुल है, और टेंसर अगर इसे ले लें तो ये 5 का 5 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, 9 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो इसी को सेक्शन फार्मूला कहते हैं, m टाइम्स b प्लस n टाइम्स a बाय m प्लस n। तो अगर आपको a और b की पोजीशन दी है तो c की पोजीशन आप निकाल सकते हो। आगे चलूं मैं बेटे, अब कोई डाउट हो तो पूछो। यहां पर सेक्शन फार्मूले का कोई यूज दिख रहा है 2013 में, 1 मार्क का इतना बड़ा क्वेश्चन, लैंग्वेज ज्यादा है, सोल्यूशन छोटा। P and Q are 2 points with position vectors। देखो क्वेश्चन आया एग्जाम में और क्या लिख के आया, P and Q are 2 points with these position vectors respectively। ठीक है, यहां पर मैं P बना देता हूं 3a माइनस 2b, Q is another point, a प्लस b कहते हैं। ये अकेला ए भी हो सकता है, अकेला भी a प्लस b भी हो सकता है रिस्पेक्टिवली। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r। आपको इस r पॉइंट का पोजीशन लिखना है, विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:1, लेकिन एक वर्ड लिखा है एक्सटर्नली। वो जो फार्मूला आपने लर्न किया वो इंटरनली का था, m/n इंटरनली। इंटरनली एक्सटर्नली में खास फर्क नहीं होता। जब ये 2:1 एक्सटर्नली बोले तो फिगर यही ड्रा करना, आप 2:-1 कर देना, तो एक्सटर्नल जो वर्ड है वो इंटरनल में चेंज हो जाता है। ज्योमेट्री में हम लोग ये बात सिखाते ही रहते हैं। 2:-1 इंटरनली बन जाएगा। वैसे तो एक्सटर्नली का मतलब है कि आर लाइज आउटसाइड पी क्यू, पर उसका जरूरत नहीं है। आप आर को पी क्यू के बीच में बना दो, और जो रेशियो किसी एक को, 2 रेशियो है ना, एक को नेगेटिव कर दो, तो आपका पॉइंट एक्सटर्नली वाले क्वेश्चन में ठीक आ जाएगा। फार्मूला इंटरनल वाला लगा दो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए आ रहे हैं। इसको कोऑर्डिनेट का कोई नाम रख दो, वेक्टर आर रख लो, कोई भी रख लो अपनी इच्छा से। ये क्या होगा, 2 टाइम्स दैट माइनस 1 टाइम्स दिस बाय 2-1, 2 प्लस -1 है, 2-1 डायरेक्ट कर दो, बस ऐड वगैरह कर दो। 2a और -3a माइनस a हो गया, 2b और प्लस 2b 4b हो गया, 2-1 1 हो गया। तो वेक्टर r जो इन्होंने मांगा हुआ है उसकी वैल्यू रेडी है -a प्लस 4 टाइम्स वेक्टर b। ये जो 4 टाइम्स वेक्टर b है, इसके बीच में डॉट नहीं लगाना कभी। वेक्टर अलजेब्रा है ये, वेक्टर अलजेब्रे में डॉट का कोई खास मीनिंग होता है। तो कभी भी
कोई नंबर आप लिखते हो ना, जैसे यहाँ 5 लिखते हो और वेक्टर बी, तो बीच में ना डॉट लगाना ना क्रॉस लगाना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का एक खास मीनिंग होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का खास मीनिंग होता है। तो इस 5b के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है? ये है अलजेब्रिक प्रोडक्ट, ऑर्डिनरी अलजेब्रे का प्रोडक्ट है, जो आपको यहाँ डॉट लगाना नहीं है। ज्यादा आपको इंटरेस्ट है तो ब्रैकेट अलाउड है, पर डॉट लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टरों के बीच में। ये इसमें क्या है, एक स्केलर है और एक वेक्टर है, तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टरों के बीच में होता है। इसलिए किसी भी नंबर और वेक्टर के बीच में डॉट क्रॉस गलती से भी अप्लाई नहीं करना। और कुछ डाउट पूछो बेटे। हाँ, ये मिड पॉइंट फार्मूला यहां पर दिख रहा है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जैसे ए पॉइंट आपका वेक्टर ए, बी पॉइंट आपका वेक्टर बी, और आप मिड पॉइंट सी एम मिड पॉइंट निकालना चाहते हो, तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते हैं ना, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, 3D में आते z1 प्लस z2/2, बिल्कुल उसी तरीके से वेक्टर a प्लस वेक्टर b/2। ये होता कम्प्लेक्स नंबर में भी है, z1 प्लस z2/2, पर कम्प्लेक्स नंबर में उतना कोर्स में नहीं था +1 में आपको कि ये z1 प्लस z2/2 वही सिखाया जा रहा, तो इसलिए वहां सिखाते नहीं है, पर वहां जो कंपटीशन का कोर्स वगैरह उनको बता भी देते हैं। कंपटीशन के कोर्स में ये मिड पॉइंट अफेक्स ये सब बातें सिखाते हैं उनको। ठीक है, अगर वो रेशियो λ/1 हो, इसमें येलो की वजह से कुछ कम दिख रहा है आपको, मैं उसका लिख देता हूं। जैसे ए पॉइंट वेक्टर ए कुछ खास नहीं, नॉन है आपका, बी पॉइंट वेक्टर बी है, सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ λ/1, तो यू कैन फाइंड सी बाय द सेम फार्मूला, λ/b प्लस 1 इंटू ए बाय λ+1, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये एक्सटर्नली का मैं तो पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ये देखो एक्सटर्नली का थोड़ा कंसेप्ट है यहां पर कि इफ सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ m/n। एक्सटर्नली का वैसे मीनिंग देखिए, एक्चुअल मीनिंग तो ये है, ए बी और सी बाहर है, ठीक। ए वेक्टर ए रखिए, आप वेक्टर ए लिया हुआ हमने, बी वेक्टर बी रखिए, सी वेक्टर सी विच इज अननोन वेक्टर दैट इज टू बी फाउंड, अननोन वेक्टर है ये सी। तो सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ m/n का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए सी की वैल्यू m है और बी सी की वैल्यू n है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेशियो। ट्रूली ये चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, इस फिगर को चेंज कर लेते हैं। ए पॉइंट वेक्टर ए, बी पॉइंट वेक्टर बी, और सी को बाहर न करके इंटरनली अंदर कर देते हैं यहां, और जो रेशियो लिया ना m/n एक्सटर्नली, उसे कर देते हैं m/n इंटरनली। जो m/n इंटरनली है, इसी को m/n एक्सटर्नली कहते हैं। कंसेप्ट में फर्क है, वो कुछ और है, ये कुछ और है, लेकिन ऐसे काम चल जाता है। एक्सटर्नली वर्ड को इंटरनली में चेंज करने से काम चल जाता है अपना। तो सी कैन बी फाउंड ईजी, सी की वैल्यू m टाइम्स बी माइनस n टाइम्स a अपॉन m-n। ये एक्सटर्नल का फार्मूला अप्लाई करके तो पहले दिखा दिया, पहले सेंस दे दिया आपको, आप कॉमन सेंस आपने यूज किया, आपको समझ में आ गया।
अदरवाइज कंसेप्ट उसकी यहाँ है एक्सटर्नल की। ठीक है बेटा, देख लो डाउट कहीं हो तो। ट्राइंगल एबीसी के सेंट्रॉइड की बात यहां पर देखी जा सकती है, डबल है यहां पर, ये देखिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अपने वेक्टर अलजेब्रे में ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड हम लोग बहुत यूज करते हैं। तो ए पॉइंट का पोजीशन लिया वेक्टर ए, बी पॉइंट का पोजीशन लिया वेक्टर बी, और सी पॉइंट का पोजीशन लिया हमने वेक्टर सी। 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिया। तो जो सेंट्रॉइड वो क्या है, सेंट्रॉइड मीडियन सीएम पर लाई करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन सीएम इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इस फिगर में जी को सेंट्रॉइड कहते हैं। अब जी के कोऑर्डिनेट्स का वैसे तो ये फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी बाय 3, दिस प्लस दिस प्लस दिस बाय 3। हालांकि इसको हम लोग चाहे तो थोड़ा डेराइव कर सकते हैं, डेरिवेशन से थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी। तो डेरिवेशन थोड़ा सा बताता हूँ, समझ में भी आएगा, नॉलेज बढ़ेगी। ये एम पॉइंट निकाल सकते हो, इस फिगर तो सामने है, पहले तो निकाल लीजिए एम पॉइंट, उसके बाद जी निकलेगा। आपका बेसिक वर्क क्या है, जी निकालना। तो एम पॉइंट के लिए क्या करोगे, ए प्लस बी बाय 2 मिड पॉइंट, ऐसे वेक्टर लगा देना ऊपर, a प्लस बी बाय 2, ये m पॉइंट हो गया आपका। अब यहां cm ड्रा कर दो, c पॉइंट वेक्टर c, m पॉइंट, मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, बाद में दिखाई पड़ेगा ये देखो, m पॉइंट a प्लस बी बाय 2 कर दिया। g डिवाइड्स cm in the ratio of 2:1. Now G can be found, क्योंकि G जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो दिस G कैन बी फाउंड। अब G निकालने की ट्राई करो, डबल ऑफ दैट, डबल ऑफ a प्लस बी बाय 2 प्लस 1 टाइम दिस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। 2 से 2 अगर कैंसिल कर दें तो a प्लस बी प्लस सी बाय 3, यही सेंट्रॉइड होता है ट्राइंगल एबीसी का। तीनों वर्टिसेज की पोजीशन को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 3 कर दो, तो ये आ जाता है। ओके, अब इसमें 3 डायमेंशनल वेक्टर की कंसेप्ट सामने दिख रही है, तो 3D थोड़ी सी बताता हूं। दिस O इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेफरेंस, और इस साइड में एक्स एक्सिस, जिसे आई एक्सिस भी कहते हैं। एक्स एक्सिस या उसी डायरेक्शन को आई बोल दीजिए, वाई इधर को होगा जिसे जे बोल सकते हो, और ऊपर को के एक्सिस, जेड एक्सिस, जिसे हम लोग के एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये 3D के भी की भी स्टार्टिंग है, ये 3D की भी स्टार्टिंग है, और यहां पर आपका जो वेक्टर आ रहा है उसकी थोड़ी एनालिसिस भी हो जाएगी, डबल वर्क है। अब ओरिजिन से सपोज करो यहाँ ए एक्स डिस्टेंस चले और ए पॉइंट पर पहुंचे, तो ये वेक्टर ओ ए आप निकाल सकते हो। वेक्टर ओ ए क्या होगा, वेक्टर ओ ए विल बी
मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इनटू डायरेक्शन ऑफ ओ ए। बोलने में आता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, राइटिंग में आता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ओ ए की लेंथ हमने x ले ली और ओ ए की डायरेक्शन ले ली i यूनिट वेक्टर। तो देखिए वेक्टर ओ ए आपके सामने xi हो गया। इसके बाद आप जहां पॉइंट पर आ गए वहां से y एक्सिस के अलोंग चल पड़ो। इधर ये सपोज करो y डिस्टेंस चल गए और B पॉइंट पर आ पहुंचे। तो अगर हम लोग वेक्टर AB की बात करें, वेक्टर OA हो गया था, तो AB की अगर बात करें तो वो ऐसे निकलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ AB इनटू डायरेक्शन ऑफ AB। ये मैग्नीट्यूड ऑफ AB वो y है और AB की डायरेक्शन वो J की डायरेक्शन है। OA AB हो गया। अब और ऊपर की तरफ Z एक्सिस के पैरेलल इधर चल पड़ा है, तो यहां पे पहुंचे P पॉइंट रख लो, ये Z डिस्टेंस चल गई। अब आप BP निकाल सकते हो। यस, वेक्टर BP क्या है? वेक्टर BP है मैग्नीट्यूड ऑफ BP इनटू डायरेक्शन ऑफ BP। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ BP क्या है? Z, और BP की डायरेक्शन क्या है? K। ऐसे Z के हो गए। ठीक, तो इन सब के बेस पर हम लोग वेक्टर OP निकाल सकते हैं। वेक्टर OP कैन बी रिटन इजीली। O से लेकर P तक वो क्या है? वेक्टर OP है वेक्टर O to A, देन A to B, देन B to P। इनिशियल पॉइंट O और एंड पॉइंट P, तो उसी को वेक्टर OP कहते हैं। ऐसे इधर उधर घूम के P पे पहुंचे, O से स्टार्ट हुए P पर पहुंचे, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें OP का हुआ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बहुत है, OA फिर AB फिर BP, लेकिन साइंस कहती है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। O से गए P पे पहुंचे, अब इधर उधर घूमते रहे वो तो आपकी गलती है। साइंस कहती है OP का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो O से लेकर A तक, A से लेकर B तक और B से लेकर के P तक, और वो OP बन गया। वो कितना हो गया? XI प्लस YJ प्लस ZK। इस वेक्टर OP को वेक्टर R कहते हैं वेक्टर कैलकुलस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर R। वेक्टर R के ऊपर सारी कैलकुलस बेस्ड है। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे की बात आपको बताते हैं। इस वेक्टर R किसे वेक्टर R कहते हैं? किसे? OP को। ये तो जान लिया, इस फिगर में जो वेक्टर OP है उसी को वेक्टर R कहते हैं। तो OP की लेंथ को मॉड R बोलेंगे, OP के लेंथ को मॉड R बोलेंगे और इनटू यूनिट वेक्टर R, वो वेक्टर R हो जाएगा। तो OP की लेंथ कैसे निकाली? जब वो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि OP की लेंथ कैसे निकले। तो OP की लेंथ निकालना आप सीख सकते हैं, चाहे तो सीख सकते हैं। एग्जाम में लेंथ निकालना वैसे नहीं आता, एक कंसेप्ट की तरह नहीं आता। फिर ये पहली कंसेप्ट है, थोड़ा सा लर्न करने में कोई बुरा तो नहीं है। ये एंगल 90 होगा, शायद आप समझते हैं कैसे कि X और Y एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। देखने में 90 नहीं, पर है ये 90, क्योंकि X एक्सिस और Y एक्सिस के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। तो इस 90 के बेस पर ना OB कैन बी कैलकुलेटेड। ये OB लेंथ निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से √x² + y²। फिर है ये एंगल भी 90 डिग्री। ये पॉइंट फ्लोर पर है, ये पॉइंट है फ्लोर। जिस रूम में आप बैठे हैं ना, तो फैन के ठीक नीचे पॉइंट है ये। यहां आप हमारे पास होते तो आपको पॉइंट दिखाता मैं,
पर आप समझो जहां बैठे हुए हैं, ये फैन वाला पॉइंट है, फैन का मोटर है, ये पी पॉइंट, ये मोटर है, और उसके ठीक नीचे ये पॉइंट बी है। समझो बात को, आप अपने फैन को देखो, फैन के ठीक नीचे फ्लोर पर पॉइंट बी रखिए, और अपने रूम का जो कॉर्नर है उसे ओ लीजिए, कॉर्नर को ओ लीजिए, और फैन के ठीक नीचे वाले पॉइंट को बी लीजिए, और फिर आप ओ से बी को ज्वाइन करके ओ बी और बीपी, कॉर्नर से इस पॉइंट को मन में ज्वाइन करो, और बीपी के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री है। ये वही एंगल है, ये बी पॉइंट फ्लोर पर है अभी, क्योंकि आप एक्स चले इधर, वाई चले इधर, तो कहां हो, एक्स वाई प्लेन में है, आप फ्लोर पर है, ये फ्लोर है, फ्लोर का पॉइंट है ये, और ये आपके फैन की मोटर है, ये ऊपर, ये जेड लेंथ है। तो ये एंगल क्या हो गया, 90, ओ बी और बीपी के बीच का एंगल 90 है। तो इसके बेस पर ना आप ये हाइपोटीनस आर निकाल सकते हो, ओपी कैन बी फाउंड, ओपी इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटीनस है, जो ट्राइंगल दिखता है ना, ट्राइंगल ओ बी पी, यहां पर देखना, ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ओ बी पी, राइट ट्राइंगल ओ बी पी को देखिए आप, मैं एक्स्ट्रा शीट रख देता हूं, राइट ट्राइंगल ओ बी पी में होगा क्या, उसमें ओपी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर इज ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के अपोजिट वो हाइपोटेनस है। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बीपी स्क्वायर हो गया जेड स्क्वायर, और ओपी, ओपी क्या है, ओपी की लेंथ मॉड आर है, ये मॉड आर का स्क्वायर है, या सिंपल आर स्क्वायर भी बोल देते हैं इसको। तो मॉड ऑफ आर कितना हो गया, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही मैं क्लेम करे जा रहा हूं। तो जब भी आपका वेक्टर आर, कंक्लूजन ये निकला कि जब भी वेक्टर आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगी, तो उसकी लेंथ मॉड आर की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगी। इसको याद करो, ये ब्लैक वाले को, वो फिगर बिगर समझ में आया बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो भी इतने पीस को कमिट टू मेमोरी याद कर लो। वेक्टर आर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मॉड आर की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है। और यूनिट वेक्टर आर निकालना हो, डायरेक्शन ऑफ आर, तो वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवीजन कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो वेक्टर आर आपके पास लिखा पड़ा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और मॉड आर आपके पास है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और कंफ्यूजन कोई है तो पूछ लो। तो इस तरह से सर एक बार वो पेज फिर से दिखा दीजिए बेटा। हाँ, वो पेज वैसे आपके पास बाद में भी पहुंचेगा। और ये पेज, ये यस सर। हाँ ये है बेटा, देखो डाउट पूछ सकते हो। ओके सर, हो गया। और ये ब्लैक लाइन है दो, ये तो रट्टे लगाओ सब लोग। अब बड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, सब समझ में आ जाएगा। तो
जो आपने वेक्टर आर देखा xi प्लस बाई जे प्लस जेड के, जिसे सारी वेक्टर कैलकुलस सारी साइंस इसे वेक्टर आर कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है ये। यही ना x, y, z पॉइंट है, वो फिगर में जो आपको फिगर दिखाई थी ना, उसमें ये x y z पॉइंट तो बैठता है। ये देखो ये p पॉइंट है, ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट वेक्टर तो वेक्टर आर है, लेकिन वेक्टर आर निकला कितना, x y z निकला। तो ये जो p पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये वेक्टर आर एक्चुअली तो ये xi प्लस वाई जे प्लस जेड के निकला था, और ऊपर से ये फिर x, y, z हो गया, जिसे वेक्टर r कहते हैं। उसी को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कहते हैं, और उसी को x y z कहते हैं। ये पोजीशन वेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। अभी 3D आपके कोर्स में ना, 3D थ्रू वेक्टर अलजेब्रा कोर्स में है आपके में, तो उसमें 3D में यही तो यूज करते हैं वेक्टर आर को। और फिक्स पॉइंट लेंगे r1 तो उसे बोलेंगे x1 y1 z1, r2 लेंगे उसे बोलेंगे x2 y2 z2। तो मतलब ये 3D की स्टार्टिंग है और वेक्टर अलजेब्रे की भी स्टार्टिंग है, कॉमन की गई। ओके, तो इसमें इस वाले वेक्टर में ना दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। अब आई कंपोनेंट की बात करें तो आई कंपोनेंट मान लो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आई कंपोनेंट एक्स को कहते हैं। आई कंपोनेंट बोले या आई स्केलर कंपोनेंट बोले तो ये होता है। लेकिन कभी वेक्टर कंपोनेंट लिखा हो तो xi को वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं। वेक्टर कंपोनेंट जो वर्ड है वो कम पॉपुलर है। जैसे कोई अगर कंपोनेंट पूछे कि इसका आई कंपोनेंट बताओ, तो आपने एक्स बताना, ये इसको प्रेफरेंस देना, ये नहीं बताना। ये पर्टिकुलरली कोई पूछने लग जाए वेक्टर कंपोनेंट बताइए, तब xi बोलना है, नहीं तो कंपोनेंट बताइए तो ये एक्स कंपोनेंट है, और y क्या है j कंपोनेंट, और z क्या है k कंपोनेंट। मतलब जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो ये होते हैं, ये मेन है। अगर अकेला कंपोनेंट वर्ड कोई पूछे तो ये है, लेकिन कभी कभी वेक्टर कंपोनेंट 1 मार्क का पूछ देता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। वेक्टर कंपोनेंट पूछा तो आई कंपोनेंट x नहीं है, xi है। j कंपोनेंट क्या है, बाई जे पूरा। और k कंपोनेंट कौन सा, वेक्टर वाला z की। अकेला कंपोनेंट पूछे तो x बाई z, ठीक है। और 1 मार्क की ये आते रहते हैं, इसलिए बताना पड़ता है। मैंने अपनी ड्यूटी कर दी है, ऐसा होता है। ये जो वेक्टर ओपी वेक्टर आर खूब मैंने समझाया आपको अलग से, और मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी ये थोड़ा येलो की वजह से आपको कम दिख रहा है, बता दिया मैंने। मॉड आर याद भी कराया, √x² प्लस y² प्लस z²। जो x एक्सिस उसी को यूनिट वेक्टर आई एक्सिस कहते हैं, जो y एक्सिस उसी को यूनिट वेक्टर j एक्सिस कहते हैं, और यूनिट वेक्टर k उसे z एक्सिस कहते हैं। कई लोग इसे यूनिट वेक्टर k नहीं लिखते, यूनिट वेक्टर k मतलब k अकेला भी लिख देते हैं कभी कभी। अच्छा, हालांकि गलत, सबसे सही तो है यूनिट वेक्टर k। कोई लोग ऐसे लिख देते हैं, और बहुत सारे ऑथर्स हैं वो k के ऊपर ना पूरा फुल वेक्टर लगा देते हैं। तो ये फुल वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर सेम समझा जाए, हालांकि ये k वेक्टर गलत है, अगर सही तो यही है, पर बहुत सारे ऑथर्स हैं वो इसको यूज करते हैं। इसको j यूनिट वेक्टर j, ये इसको ना j वेक्टर, जो ओल्ड बुक्स हैं उनमें वेक्टर j मिलेगा, न्यू बुक्स में तो कैप मिलेगी। ओल्ड बुक्स काफी देखें तो प्रॉब्लम क्या थी कि जो पहले सॉफ्टवेयर आते थे उन सॉफ्टवेयर्स में ये यूनिट वेक्टर वाला सिंबल था नहीं। काफी पहले, कोई 15 ईयर बैक की बात करें तो ये सिंबल था ही नहीं। तो इसलिए बहुत सारी बुक्स में आपको वेक्टर जे लिखा हुआ मिलेगा, या एनसीईआरटी में भी कई जगह वेक्टर जे लिखा है इन्होंने। वो लिखा इसीलिए कि सिंबल था ही नहीं, तो उन्होंने इससे काम चलाया हुआ। ठीक है, तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट these are sides of an equilateral triangle। जो आपको मैंने मॉड आर सिखाया, यूनिट वेक्टर आर सिखाया, इसमें उसका यूज कराया कि ये जो लिखे ने ABC, दे फॉर्म
कि आगे क्या लिखा है, साइड्स। ये वैसे वर्टेक्स भी फॉर्म कर सकते हैं, ये वर्टेक्स की पोजीशन वेक्टर भी हो सकती है, पर हमारा क्वेश्चन इसे वर्टेक्स नहीं मानता, कहता है ये साइड है। ए बी सी फॉर्म यहां लिखता ना वर्टिसेज, तो हम वर्टेक्स ले लेते हैं इनको, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर भी हो सकती है और साइड भी हो सकती है। पर आपका क्वेश्चन इसे पोजीशन लेकर नहीं चलता, आपका क्वेश्चन इसे साइड लेकर के चलता है। तो दे फॉर्म साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कोई ट्राइंगल है, आपको प्रूव करना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी रख लो, ये वेक्टर सी रख लो, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड्स निकालो। ये और ये फिगर जो बनी है वो रफ बनी हुई है, रफ, क्योंकि जो एरो है ये ज्यादा अच्छी तरह डिजाइंड नहीं है, मतलब ये एरो गलत लगे हुए हैं। अब मैं सही एरो लगा सकता हूं, पर आप अभी पूछने लग जाओ क्यों कर रहे हो, तो उसके लिए अभी टाइम है, ठीक है ना। हाँ, ए बी सी, ये एरो तब होते हैं जब इन तीनों का सम 0 हो, तब ये चलता है। इन तीनों का सम 0 नहीं है। इनमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड का सम करें तो थर्ड आता है। तो ए बी सही है और सी की डायरेक्शन में सही लगाओ तो ऐसी होनी चाहिए। क्यों, फर्स्ट और सेकंड का सम करें तो थर्ड आता है। देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आता है। अब मैंने आपको बता भी दिया राइट क्या, अब ये फेयर हो गया। अगर समझ सकते हो समझो। इसमें ऑब्जर्व करो, ए और बी का सम क्या है, सी, तो इसका मतलब ए टू सी है। ये ए टू सी इज ए बी प्लस बी सी। तो ए टू सी वेक्टर सी को आपको ए टू सी लेना पड़ेगा, क्योंकि ए सी इज ए बी प्लस बी सी फॉर दिस, ठीक। ओके, अभी फिलहाल इससे फिगर से कोई मतलब ही नहीं था। साइड्स हैं तो इनके मॉड लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए करिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इतना होगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर करिए, आई कंपोनेंट इसे कहते हैं, ठीक है। 3√3 का स्क्वायर करिए, फिर जे कंपोनेंट -3 का स्क्वायर करिए, के कंपोनेंट वहां है नहीं तो बहुत अच्छी बात है। 9 3 या 27 और 9 36, ये आ गया 5, सॉरी 6, √36 की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब आप मॉड बी निकालो, मॉड बी, जे कंपोनेंट का स्क्वायर करिए, आई कंपोनेंट डजंट एग्जिस्ट, सो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यू मे राइट, अगेन इट इज 6। नाउ फाइंड मॉड सी, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट, आई कंपोनेंट 3√3 का स्क्वायर, जे कंपोनेंट 3 का स्क्वायर, वो फिर से 9 3 या 27 और 9 होते हुए 6 आ गया। व्हाट वी ऑब्जर्व, we observe that mod A is equal to mod B is equal to mod C, so all the sides are equal. So triangle is equilateral. बस यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग क्वेश्चंस पर आ गए हैं, कंसेप्ट इसकी कंप्लीट हो गई है और आज का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ये लास्ट शीट मैंने अंदाजा लगा, एस्टिमेट करके उसके निकालते हैं ना उसमें से शीट्स, तो मैंने अंदाजा लगाया था यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, तो और भी थोड़ा होता तो हो सकता था साथ में, पर चलो हो गया इतना अंदाजा। ठीक है बेटा।